Hello everyone, welcome to your own channel DK Gupta ऑनलाइन वीडियोस फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। जैसा कि आप जानते हैं एनसीईआरटी साइंस का चल रहा था और उसी एनसीईआरटी क्लास 7th के साइंस में आज हम 16th चैप्टर की बात करेंगे जो कि है वाटर। जी हाँ, पानी एक कीमती संसाधन आज का टॉपिक रहेगा। तो हमेशा की तरह राम राम, सत श्री अकाल और केम छो सभी सही होंगे। और अभी हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन मीन्स होता है परिचय। कि हम बात करेंगे कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और पानी की हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जल पृथ्वी का अनमोल संसाधन है। सभी जीव प्रक्रियाओं को बनाए रखने के लिए, सभी जीवों के लिए यह उपयोगी है। अब आप जानते हैं जो पानी है बहुत ही प्रीशियस है हमारे लिए, बहुत ही अनमोल संसाधन है जो कि हमारे जीने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे आ चुका है आपका क्वेश्चन जो आपको पूछ सकता है। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट किया जाता है। विश्व जल दिवस सेलिब्रेट करते हैं 22 मार्च को। चले आगे। विश्व जल दिवस पर हर किसी को पानी के महत्व के बारे में समझने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। जब ये वर्ल्ड वाटर डे मनाते हैं तो इसके पीछे का कारण भी यही है कि पानी की हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों पानी हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंस है, हमें इसकी जो बारीकी है उसको समझना चाहिए। ओके, आगे चलें। सभी चयापचय गतिविधियों और दैनिक गतिविधियों को बनाए रखने के लिए सभी जीवित जीवों के लिए पानी महत्वपूर्ण है। देखिए, अब आप रोज कुछ ना कुछ करते हैं तो जो आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, मींस जो आप डेली में एक्टिविटीज करते हैं और जो आपकी पाचन प्रक्रिया है, जो आपकी पूरी बोलते नहीं, पूरी आपकी बॉडी को चलाने की जो प्रक्रियाएं हैं, उन प्रक्रिया को आप कहते हैं, उस जो प्रक्रिया है वो पानी के बिना संभव नहीं है। जानवरों के लिए पानी महत्वपूर्ण है क्योंकि शरीर के तापमान, विकास, पाचन, प्रजनन, चयापचय, उत्सर्जन के नियमन के लिए पानी की आवश्यकता होती है। आप जानते हैं वाटर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एनिमल्स के लिए भी ये और पौधों के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं जानवरों की बात करूं तो जानवर के लिए पानी क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे जो उनका तापमान है, टेम्परेचर है, वो बना रहता है, उनका विकास होता है। अब जो डाइजेशन है, जो पाचन की प्रक्रिया है, उसमें पानी का बहुत महत्व है। अगर रिप्रोडक्शन के लिए मतलब प्रजनन के लिए भी आपको पानी की आवश्यकता है। नियमन, प्रजनन और चयापचय मतलब आपका जो मेटाबॉलिज्म की जो प्रक्रिया है उसमें भी आपको पानी की बहुत आवश्यकता होती है। और लास्ट में उत्सर्जन की प्रक्रिया। उत्सर्जन मीन्स होता है एक्सक्रीशन, मतलब जो आपका वेस्ट है आपकी बॉडी से बाहर निकलता है, उस प्रक्रिया को हम पढ़ चुके हैं। ये भी हम इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं एक्सक्रीशन या फिर उत्सर्जन की प्रक्रिया। तो इन सब प्रक्रियाओं में आपको पानी की बहुत आवश्यकता होती है। चलेंगे आगे। देखिए, पानी भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक सार्वभौमिक विलायक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट आंसर कि जो पानी है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहलाता है। मीन जो पानी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि पानी में हर चीज घुल जाती है ना, तभी हम इसे कहते हैं सार्वभौमिक विलायक। ओके, पानी तालाबों में, नदियों में, समुद्रों में आपको देखने को मिलता है, जहां से जानवर जो हैं, जो एनिमल्स होते हैं वो अपनी भूख मिटाते हैं, वो अपनी प्यास बुझाते हैं और उन्हीं का ही पानी के जो स्रोत हैं, लाइक तालाब हो गए, नदी हो गए, समुद्र हो गए, वो अपने आवास को इनके आसपास ही रखते हैं ताकि उनको जब पानी की जरूरत हो तो पानी इनको वहां मिल जाए। ठीक है, आगे चलें। पानी से रक्त, लसिका और शरीर के अन्य तरल पदार्थ बनते हैं। मतलब सॉरी, पानी से जो आपका ब्लड है, जो खून है, लिम्फ हो गए और जो अन्य फ्लूइड हैं, जो तरल पदार्थ हैं, वो आपके पानी से बनते हैं आपके शरीर में। ठीक है, मानव शरीर की बात कर रहे हैं। यह उत्सर्जन के लिए सभी कोशिकाओं से गुर्दे, त्वचा और फेफड़ों तक सभी अपशिष्ट पदार्थों को पहुंचाता है।
कहने का मतलब क्या है, देखिए अगर आपने फ्लूइड आपकी बॉडी में होगा, अगर आपके शरीर में तरल पदार्थ होगा, तो आप जो आपने खाया है वो उसको नीचे तक, क्योंकि आप जानते हैं आप बक्कल कैविटी से खाते हैं, मुख गुहा से खाते हैं, और वो नीचे जाके आखिरी में आपकी जो छोटी आंत है वो उसमें पूरा का पूरा जो उसमें बोलते हैं ना पूरा निचोड़ लेता है वो, ठीक है। आखिरी में जो आपकी बड़ी आंत होती है, मतलब जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन होती है, उसमें जाके आपके पानी और आपके सॉल्ट को निकला जाता है, बाकी सब पहले ही हजम हो चुका होता है ना, पहले ही। तो अगर पानी नहीं होगा तो एक जगह से दूसरी जगह जो आपने खाना खाया वो कैसे जाएगा, तो इसीलिए ही गुर्दे से, स्किन से, फेफड़ों से ये सभी अवशिष्ट पदार्थों को पहुंचाता है। बात समझ आ गई होगी। पौधों में पानी संरचना और वृद्धि के लिए कोशिका की दृढ़ता को बनाए रखता है, पूरे पौधे में पोषक तत्वों को स्थानांतरित करता है और प्रकाश संश्लेषण में भी मदद करता है, और वाष्पोत्सर्जन के कच्चे माल के रूप में भी कार्य करता है। देखिए पहले क्या कहा, अब आप जानते हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ ये ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस। इसमें क्या था, जो पानी आप नीचे खाद में डालते हो, खाद होती है नीचे, मिट्टी होती है, सॉइल होती है, उसके अंदर क्या होता है, ह्यूमस होता है ना, तो उसी के अंदर क्या होती है, खाद होती है ना। अब यहाँ पे आप पानी डालोगे, अब क्या है, धीरे धीरे करके जाइलम की जो प्रक्रिया थी उससे क्या होगा, पानी जो है वो ऊपर जाएगा, और मिनरल है ना, पानी और मिनरल मीन्स पोषक तत्व जाते हैं ऊपर, और इसी से ही वो और जो आपके जैसे आपके पत्ते हो गए, आपके तने हो गए, आपके फ्लावर हो गए, आपके फ्रूट हो गए, इन तक वो पानी को पहुंचाता है, राइट। तो यही काम है, देखो पानी वाटर में हम डालते हैं और वो सारे इसकी ग्रोथ में, इसके विकास में और इसके न्यूट्रिएंट्स में हेल्प करता है, ठीक है। ये कहा इसमें फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है, मींस प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है, उसमें भी पानी का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। और ट्रांसपिरेशन की जो ये ट्रांसपिरेशन मींस वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में भी पानी का बहुत बड़ा रोल है। अब ये वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, ट्रांसपिरेशन, तो मैंने आपको बताया था कि पत्तियां जो होती हैं वो सूरज की रोशनी में पानी को छोड़ती हैं, है ना। इसका एक ट्रिक बताई थी याद करने के लिए कि स्वेटिंग होती है हमारी लीव्स में, है ना, जैसे हमारी बॉडी में स्वेटिंग होती है ना, वैसे ही लीव्स में स्वेटिंग होती है, और इसी स्वेटिंग के कारण ही वो जो लीव्स है वो अगर एक्स्ट्रा पानी है पौधे में तो वो बाहर निकाल देती है उसको, ठीक है। तो ये इन सब प्रक्रिया में अगर मैं पौधों की बात करूं तो ये मैंने आपको सारी प्रक्रिया बताई हैं, जैसे कि फोटोसिंथेसिस। बीच में थोड़ी आवाज मिसप्लेस हो रही है, ये एक्चुअली क्या है, ये मेरे माइक की थोड़ी प्रॉब्लम है, तो प्लीज एडजस्ट कर लीजिए। कहीं ना कहीं आपको अगर आवाज कम आती है तो मुझे बताइएगा, फिर मैं दोबारा ये वीडियो बना दूंगी, ठीक है। तो देखिए फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है, ट्रांसपिरेशन की प्रक्रिया है, ट्रांसपोर्टेशन की प्रक्रिया है, इन तीनों ही प्रक्रियाओं में आपके पानी का इस्तेमाल होता है, ठीक है। चलेंगे आगे। अब हम बात कर लेते हैं कि जो हमारी अर्थ है उसमें कितना पानी अवेलेबल है, मतलब पानी की उपलब्धता। तो बात करें 71% जो पानी है वो आपकी पृथ्वी की सतह पर है, मतलब अगर टोटल में देखें तो 71, वैसे 70 कहते हैं पर एनसीईआरटी में 71 दिया हुआ है, ठीक है। तो ध्यान रखें 71 जो हिस्सा है वो पानी है, उस 71 हिस्से में जो पानी है उसमें पानी के समुद्र है, महासागर है, झील है, नदियां हैं और बर्फ के छिलके मींस आइस कैप्स है, मींस ग्लेशियर्स है वहां पे, ओके। लेकिन अधिकांश पानी का उपयोग करने के लिए मानव फिट नहीं है, क्योंकि अधिकांश वाटर कहाँ मिलता है आपको, समुद्र में और महासागर में, और वहां का पानी कैसा है, खारा है। मानव उपयोग के लिए फिट होने की मात्रा एकमात्र पानी जो है वो मीठे पानी का होता है। बोलते हैं ना हम जो पानी पीते हैं वो मीठा पानी होता है, वो होता है फ्रेश वाटर, और फ्रेश वाटर की जो मात्रा है वो बहुत ही कम है। ताजा पानी पृथ्वी पर मौजूद पानी की अधिकतम मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब जो ताजा पानी है वो मैक्सिमम जो पानी है वो उससे भी कम है। मतलब देखिए अगर 71% अगर आपका पानी है
तो उसमें से बहुत ही कम परसेंटेज जो है वो किसकी है, फ्रेश वाटर की। ठीक है, यदि ताजे पानी की तुलना में भूजल जल की मात्रा पृथ्वी पर कम है। पर अगर मैं फ्रेश वाटर की बात करूं तो फ्रेश वाटर में भी जो ग्राउंड वाटर है, जो धरती के अंदर जो पानी है, वो फ्रेश वाटर से भी कम है। ठीक है, तो अब क्या होगा, हमें फ्रेश वाटर बनाना पड़ेगा। पृथ्वी पर कुल पानी का 1/4 झीलों और नदियों में मौजूद है। ठीक है, जो पृथ्वी पर कुल पानी है उसका 1/4 मतलब 1/4 जो है वो झील में है और नदी में है। और देखिए जो हमारे ग्लेशियर्स हैं, आप नीचे फोटो में देख सकते हैं, जो ग्लेशियर हैं और जो बर्फ की टोपियां हैं, उसमें जो स्थायी बर्फ है उसमें मौजूद पानी आसानी से उपलब्ध नहीं हो सकता। अब आप जानते हैं, अब ग्लेशियर से कैसे आप पानी निकालेंगे, नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो इसीलिए ही पानी की उपलब्धता बहुत कम है, तो पानी को आपको ढंग से इस्तेमाल करना होगा। पानी की उपस्थिति के कारण पृथ्वी जो है वो नीला दिखाई देता है। ये तो आपको पता ही है कि 71% जो वो पानी है। अब इसको आप 70 बोलोगे ना तब भी ठीक है, बट जो एनसीईआरटी में है ना वही मानेंगे तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो अर्थ अपीयर्स ब्लू बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ वाटर, क्योंकि अर्थ पे क्या है, पानी है, इसीलिए वो हमें ब्लू दिखाई देती है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ वाटर की, पानी के रूप की। तो आप जानते हैं पानी आपको 3 रूपों में दिखाई देता है। पहला है सॉलिड रूप में, तो दूसरा होता है लिक्विड रूप में, और तीसरा होता है गैस रूप में। तो एक बार चर्चा कर लेते हैं। विभिन्न रूपों में पानी के संचलन को जल चक्र कहा जाता है। अब आप जानते हैं वाटर साइकिल। तो ये जो विभिन्न रूपों में आप पानी देख पा रहे हैं, आप इन्हें क्या कहते हैं, वाटर साइकिल कहते हैं। जल चक्र पृथ्वी पर पानी को स्थिर रखने में मदद करता है। जो जल चक्र है वो मदद करता है कि जो पानी है वो पृथ्वी पर कांस्टेंट रहे। ठीक है, और इसी कारण जो ये पानी सर्कुलेट होता है, इससे ही आपको जो पानी है वो 3 भागों में डिवाइड हुआ। पहला होता है सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड, और तीसरा होता है गैस। सॉलिड आपको मिलता है आइस के रूप में, ग्लेशियर्स में जो होता है स्नो के रूप में। लिक्विड आपको मिलता है पानी तरल के रूप में, जो पानी आप देखते हैं, और गैसेस आपको मिलता है वाटर वेपर के रूप में, वाष्प के रूप में। तो इनके बारे में बात करेंगे। आइए, पृथ्वी के रूप में पानी के रूप में मौजूद है। जो पृथ्वी है वो, अगर हम सॉलिड की बात करें, तरल की बात करें, तो वो बर्फ के रूप में मौजूद है। बर्फ के रूप में पृथ्वी के ध्रुवों में मौजूद है और पहाड़ों और ग्लेशियरों में मौजूद है। अगर हम आइस सॉलिड फॉर्म की बात करें तो ये कहाँ कहाँ मिलता है, स्नो के फॉर्म में, आइस की फॉर्म में, और आइस कैप की फॉर्म में, जो कि आपके पोलर रीजन में मिलता है। पोलर रीजन कौन से रीजन होते हैं, बना के दिखाएं या आप जान लेंगे खुद। पोलर रीजन वो रीजन होते हैं, जैसे कि ये नॉर्थ पोल हो गया, इनको आपको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, और ये होता है आपका साउथ पोल, इसे आप कहते हो दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आइस कैप देखने को मिलती है, जो कि आप बोल सकते हैं पानी का सॉलिड फॉर्म है। ठीक है, आगे देखिए लिक्विड फॉर्म की अगर हम बात करें तो तरल रूप में पानी महासागरों में, झीलों में, नदियों में और भूजल में मौजूद है, मींस ग्राउंड वाटर में मौजूद है। और अगर हम गैसियस फॉर्म की बात करें, गैसीय रूप की बात करें, तो पानी आप जानते हैं जब भी गैसीय रूप आएगा तो जल वाष्प में, मींस वाटर वेपर के तौर पे मौजूद है। अब आप देख सकते हैं तीनों रूप नीचे आपके फिगर बनी हुई है। ठीक है, आइए आगे। भूजल पानी एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जो ग्राउंड वाटर है उसको आप इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आप देखते होंगे अधिकतर घरों में बोरिंग का पानी इस्तेमाल होता है। अब ये बोरिंग क्या है, तो नीचे पृथ्वी कई सतहों के नीचे ये एक मोटर सी लगा देते हैं, जिस मोटर के लगाने से आप ऊपर पानी को खींच लेते हैं। तो पृथ्वी के नीचे से पानी खींचा जाता है, तो इसे हम कहते हैं ग्राउंड वाटर, भूजल का पानी। तो देखिए, जल निकायों के आसपास भूजल की उपस्थिति के कारण मिट्टी जमीन के नीचे नम है। आप जानते हैं जो मिट्टी है वो जमीन के नीचे नम होती है, मतलब नरम होती है, मॉइस्ट होती है, क्योंकि नीचे क्या है, पानी है। एक परत जिस पर चट्टानों के बीच मिट्टी
और अंतराल के कणों के बीच का स्थान पानी से भर जाता है, इस परत की ऊपरी सीमा को जल तालिका कहा जाता है। अगर मैं वाटर टेबल की बात करूं तो वाटर टेबल होती क्या है, देखिए अब आप जानते हैं ऊपर क्या है, सॉइल है, फिर थोड़ा गैप आता है, फिर क्या है, रॉक्स है, पत्थर है, फिर देखें तो सबसे ऊपर क्या है, पानी है। अलग अलग लेयर बनाई जाती हैं, बीच बीच में स्पेस होता है और इसी लेयर को आप कहते हो वाटर टेबल, ठीक है। और भूजल पानी की मेज के नीचे पाया जाने वाला पानी होता है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था। जो ग्राउंड वाटर होता है वो वाटर टेबल में जो सबसे नीचे पानी पाया जाता है ना, वो होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, ऊपर पानी है, ये वाटर, ठीक है, ये पानी है, यहाँ पे पानी है, ठीक है। अब यहाँ बीच में मिट्टी आ गई, फिर आपने देखा कि यहाँ पानी है, ठीक है, फिर यहाँ पे रॉक्स आ गए, फिर आपने देखा पानी है। तो इस तरीके से ये वाटर की टेबल बन जाती है, ठीक है। चलेंगे आगे। भूजल पानी के लिए वर्षा जल और अन्य स्रोतों से जमीन में रिसने की प्रक्रिया को घुसपैठ या फिर इनफिल्ट्रेशन कहा जाता है। जब देखिए बारिश होती है और बारिश का पानी सीवरों से और जो आपने छेद किए होते हैं और भी साधनों से जब जमीन में ग्राउंड में घुस जाता है, उस पानी को आप कहते हो उस प्रक्रिया को आप कहते हो इनफिल्ट्रेशन, ठीक है। वर्षा का पानी और नदियों से पानी तालाब मिट्टी के माध्यम से रिसते हैं और मिट्टी और चट्टानों के कणों के बीच अंतराल को भरते हैं। अब मैंने आपको पीछे बताया था ना कि क्या होता है, मिट्टी होती है, कंकड़ होते हैं, बड़े बड़े पत्थर होते हैं। जैसे आप मान लीजिए ये मिट्टी है, ठीक है, अगर थोड़ा और यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे क्या है, कंकड़ है, ठीक। यहाँ जाएंगे तो सबसे नीचे क्या है, बड़े बड़े पत्थर हैं। तो इन्हीं के बीच में ना, यहाँ पे ये वाला पोर्शन में पानी है, इस पोर्शन में पानी है, इस पोर्शन में पानी है, ठीक है। तो इन्हीं जो बीच में गैप होते हैं, इन्हीं को ही वो जो बारिश आती है और जो पानी आता है रिवर से, पॉन्ड से, ये छेद है बीच में, जो ये जगह है, जो ये गैप है, ये इनको भरते हैं, ठीक है। जल तालिका के नीचे चट्टानों की परतों के बीच जमा भूजल को ही जल भृत कहा जाता है। और जब ये जो जल है ये जमीन के, देख रहे हैं आप, ये नीचे जमीन के नीचे ये जल जो है वो भर गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो ये जल जो भर गया है, इस जल को हम बोलते हैं एक्विफायर। क्या बोलते हैं, एक्विफायर या जल भृत। अब ये जो जल भृत अंदर भर गया है, अब इसको बाहर कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सी बात है, हैंडपंप का इस्तेमाल करें, ट्यूबवेल का इस्तेमाल करें या बोरिंग लगवा दें, तो इन सब से आप इस पानी को ऊपर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हैंडपंप और ट्यूबवेल का उपयोग करके आप एक्विफायर मींस ब्रिजल के पानी को पंप के द्वारा ऊपर निकाल सकते हैं, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। अब अगर ज्यादा पानी निकला तो क्या होगा, डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल, जल तालिका का अवक्षेपण हो जाएगा। और वो कैसे होगा, देखें, वर्षा जो होती है, अब आप जानते हैं, वो इन छेदों को भरती है, इन गैपों को भरती है। तो वर्षा जल के रिसने से भूमिगत जल को भरपाई होती है। पर अगर वर्षा नहीं हुई तो जो आपकी वाटर टेबल है उसमें क्या होगा, डिप्लीशन हो जाएगा, ठीक है। जो वाटर टेबल होगी उसमें विक्षेप हो जाएगा और उस विक्षेप के कई कारण हैं। और वो कारण क्या है, देखिए, पहला कारण, जनसंख्या में वृद्धि से पानी के रिसने के लिए आवश्यक खुले क्षेत्र घट जाते हैं। अब क्या है, अगर पॉपुलेशन बढ़ती है, अगर जनसंख्या बढ़ती है तो आपको और घर बनाने होंगे, और बिल्डिंगें बनानी होगी। और अगर आपने और बिल्डिंगें बनाई और घर बनाया तो जो नीचे जो पानी रखने का जो स्थान था, जो पानी रुकने का स्थान था, वो तो खत्म सा हो गया। तो इसीलिए अब अंदर पानी जाने का स्थान नहीं रहता। देखो, घरों में, कार्यालयों में, सड़कों के निर्माण या फिर आप निर्माण कार्य कर लें, जो कंस्ट्रक्शन जिसे आप कहते हैं, आप जब इनकी अधिक मात्रा में करेंगे ना, तो जो पानी की आवश्यकता होती है वो टाइम मिलने पे आपको आवश्यकता पूरी नहीं होती। तो ज्यादा कंस्ट्रक्शन करने से भी प्रॉब्लम है। ओके, आगे देखें। उत्पादन उद्देश्यों के लिए उद्योगों को भारी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है और बढ़ते उद्योगों के कारण
पानी की कमी होती है। जब आप इंडस्ट्री खोलेंगे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खोलेंगे, उनमें आपको पानी की जरूरत होगी, और अगर प्रोडक्शन ज्यादा होगा, अगर उत्पाद ज्यादा होगा, तो इंडस्ट्रीज भी बढ़ानी पड़ेगी। इंडस्ट्री बढ़ी, उत्पाद बढ़ा, तो आप पानी की इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पानी को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं पानी को प्रदूषित भी कर रहे हैं। तो इससे भी क्या होता है, वाटर टेबल का डिप्लीशन होता है। ओके, चलें आगे। कम वर्षा होती है तो भी जो कम रिसाव होगा, और कम रिसाव होगा तो कम पानी स्टोर होगा, और पानी कम स्टोर होगा तो क्या हो गया, डिप्लीशन। चौथा, कृषि गतिविधियों के लिए किसानों को अपनी फसलों की सिंचाई के लिए भारी मात्रा में भूजल की आवश्यकता होती है, और इसी कारण भूजल में कमी हो जाती है। ठीक है, अब आपने कृषि करनी है, एग्रीकल्चर करना है, तो भी आपको भारी मात्रा में जो अंडरग्राउंड वाटर है, जो ग्राउंड वाटर है, जो भूजल है, उसकी आवश्यकता होगी, और ज्यादा आवश्यकता होगी, और बारिश कम है, ज्यादा यूज है, सप्लाई कम है, तो क्या होगा, कमी तो होनी ही है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, जो कि है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, पानी का वितरण। कि जो पानी है वो कैसे उसका वितरण किया गया है, कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो आइए बात करेंगे। पूरी दुनिया में पानी असमान रूप से वितरित किया जाता है। अगर मैं पूरी दुनिया की बात करूं तो पानी आप असमान रूप से वितरण करते हैं पानी का। कहीं पे ज्यादा चाहिए होता है, कहीं पे कम चाहिए होता है। तो देखिए, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जो पानी से भरपूर होते हैं, जैसे जहां पर ज्यादा बारिश होगी वहां पानी ज्यादा होगा। तो मेघालय जैसी जगहों पे पानी बहुत होता है, जबकि राजस्थान जैसी जगहों पे जहाँ पे पानी की आवश्यकता ज्यादा है, क्योंकि वहां बारिश का अभाव है, तो वहां पे जो है वो सूखा पड़ जाता है पानी की अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन के कारण। ठीक है, पानी के असमान वितरण से कहीं ना कहीं बाढ़ आ जाती है, और कहीं पे सूखा पड़ जाता है। आप देख सकते हैं अगर पानी की जो बारिश है, जो वर्षा है, वो अगर ज्यादा आ जाती है तो बाढ़ का कारण बन जाती है, और अगर कम आए तो ड्रॉट मतलब होता है सूखा पड़ना, ड्रॉट का कारण बन जाती है। आप देख रहे हैं नीचे यहाँ पे सूखा पड़ गया है, और यहाँ पे बाढ़ आ चुकी है। बहुत कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं। आप चलो एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं साथ साथ। आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि किन किन जगहों पर आपको आजकल बाढ़ देखने को मिल रही है। आपका क्वेश्चन है, आप मुझे बताएंगे कि भारत में किस किस क्षेत्र में आपको आजकल बाढ़ देखने को मिल रही है। ये क्वेश्चन आप सभी से है, तो सभी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आइए आगे बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ वाटर, पानी का प्रबंधन। की अब पानी जब इतनी कमी है, कहीं कहीं पे बाढ़ है, कहीं पे कमी है, इवनली डिस्ट्रीब्यूट है, तो अब कैसे पानी को मैनेज करेंगे। तो आइए, पहले आपको क्या करना होगा, इसके लिए जो वेस्टेज है, जो पानी की बर्बादी है, उसको आपको रोकना होगा। और वो आप कैसे रोकेंगे, फर्स्ट, पानी की आपूर्ति करते समय पाइप का रिसाव। कि अगर आप पानी, अगर कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं यहाँ पे जो पाइप है वो लीक हो रहा है, अगर पाइप लीक हो रहा है तो पानी जो है ये तो सारा वेस्ट हो गया है ना। तो कहीं ना कहीं जो लीकेज होती है पाइप में, उसको सही करवाएं। दूसरी बात, दैनिक गतिविधियों के लिए पानी का उपयोग करते समय कभी कभी बर्बाद हो जाता है। तो जब बर्बाद पानी को दैनिक एक्टिविटीज के लिए, दैनिक गतिविधियों के लिए पानी को बर्बाद ना करें। तीसरी चीज, वर्षा का पानी बह जाता है। अब जो वर्षा का पानी बह गया है उसको कहीं ना कहीं स्टोर करने की कोशिश करें। आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का उपयोग कर सकते हैं। आगे चलें। अब आपके पास जो वेज है, जो मैंने आपको अभी पीछे वेज बताए थे, देखो मैंने आपको पीछे बताया था कि कारण, कि क्या क्या कारण है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं वेज की। तो देखिए, जल संचयन, वर्षा के साथ भूजल भरने की प्रक्रिया, मैंने आपको बताया ना, वाटर हार्वेस्टिंग, कि जब बारिश हो, बारिश को किस तरीके से आपको सेव करना है। कि जो बारिश का, अगर बारिश का पानी है, अगर वो कहीं ना कहीं गिरता है, बारिश का पानी, जैसे बारिश का पानी आपकी छतों पे गिरता है, तो उस पानी को, वो वहां गिरते हुए पानी को कहीं ना कहीं स्टोर करें। ठीक है, ये इस पूरी प्रक्रिया को बोलते हैं वाटर हार्वेस्टिंग, जल संचयन।
ठीक है, आगे देखिए। पुराने जमाने में आपने देखा होगा बावड़ी बनाई जाती थी, बावड़ी जिसे आप कहते हैं। अब मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ, तो यहाँ पे उग्रसेन की बावली है, तो हम लोग बावड़ी जाते हैं और हमने देखा है बावली का क्या हाल है। तो आप जरूर जाएं। ये जो बावली है ये ट्रेडिशनल वे था, मतलब ये पारंपरिक तरीका था कि आप वाटर को कैसे सेव कर सकते हो, वाटर हार्वेस्टिंग का। अब ये क्या था, देखिए यहाँ पे क्या होता है, पानी के जो जमीन जो है वो खोदती जाती है और बहुत गहरे कुएं बना दिए जाते हैं, और जिनमें पानी पहुंचता है। और इसमें आपको देख रहे हैं आप, यहाँ पे स्टेयर्स बनाई जाती हैं, यहाँ पे स्टेप्स बनाए जाते हैं। तो पानी अगर जितना भी भरेगा उसी पानी को स्टोर कर लिया जाता है, और फिर यहीं से ही पाइप्स बनाए गए थे और यहीं से ही जो पानी है वो आगे आगे पहुंचाया जाता है। तो बावड़ी बहुत ही पारंपरिक तरीका था पहले जमानों में। तो आपको बावड़ी भी आपकी एनसीईआरटी में है, तो वो भी आपको पढ़ना था। ठीक है, आप ये भी कमेंट करके बताएं कि आप किस स्टेट में रहते हैं और किस स्टेट में आपकी कौन सी आपने बावली देखी है। जिसे आप हिंदी में बावड़ी कहते हैं, वैसे आप इंग्लिश में इसे बावरी कहते हैं, बावली कहते हैं। ठीक है, ठीक है, कौन सी बावली आपकी स्टेट में है, क्योंकि मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ, तो मैंने दिल्ली में देखी है, उग्रसेन की बावली है। तो आप अब मुझे बताएं कि आप किस स्टेट से हैं और आपके स्टेट में कौन सी बावली है। ठीक है, अगर नहीं है तो कमेंट ना करें, अगर बावली है तो जरूर कमेंट करें। आइए आगे चलेंगे। संकीर्ण ट्यूबिंग के साथ आधार पर पौधों को पानी देने की प्रक्रिया को ड्रिप की सिंचाई कहा जाता है। अब आप देखा होगा आपने, अब आपको अपने पौधों को पानी देना है, ठीक है, तो ये ड्रिप इरिगेशन होती है। यहाँ पे आपको ये जो गोल गोल आप देख रहे हैं, ये वाली चीज, ये गोल गोल घूमेगी और पूरे खेत में, जिस खेत तक इसकी जो एनर्जी है वो जाएगी, जिस खेत तक इसकी जो फुहारे हैं, जो पानी की जो फुहारा है वो जाएगा, ये वहां तक उस पानी को पहुंचा देती है। ठीक है, तो गोल गोल घूमती है, इसे हम कहते हैं ड्रिप इरिगेशन। ठीक है, उपयोग के समय नल बंद करके पानी का उपयोग किया जा सकता है, धुलाई के बजाय फर्श को पोंछ सकते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली आप डेली यूज में तो पानी का इस्तेमाल करना बंद करें। जरूरी नहीं है जब आप नहा रहे हो तो आप हमेशा शॉवर का इस्तेमाल करें, नहीं, आपको थोड़ा पानी से लेने का मतलब खुद ही आप तरीके अपनाए ना। ओके, आइए, ये लास्ट टॉपिक है, इफेक्ट ऑफ वाटर स्कार्सिटी ऑन प्लांट्स, पौधों पर पानी की कमी का प्रभाव। कि जो पौधे हैं अगर उनको पानी की कमी होती है तो उन पर क्या प्रभाव पड़ता है। आइए, प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों को पोषक तत्वों को मिट्टी से अवशोषित के लिए पानी की आवश्यकता होती है, बिल्कुल। और अगर पानी नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भी नहीं होगी, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पानी का बहुत बड़ा रोल है। ओके, पौधे विलीन हो जाते हैं और पानी के अभाव में सूख जाते हैं। अब आपने देखा होगा मरुस्थलों में, डेजर्ट एरिया में पौधे ऐसे दिखाई देते हैं, क्योंकि सूख चुके हैं, पानी का अभाव है, पत्तियां नहीं रहेंगी। पानी की अनुपस्थिति में जो पौधे हैं वो मर सकते हैं और पौधों द्वारा जारी ऑक्सीजन समाप्त हो सकता है। इसी तरह सभी जीवों की भी मृत्यु हो सकती है। अब अगर पौधे मर गए तो आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, और अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो आपकी मृत्यु निश्चित है। चलिए, अब चलते हैं कुछ क्वेश्चंस पे, तो क्वेश्चंस के लिए रेडी हो जाइए। Why does ice float on water? पानी में बर्फ जो है वो क्यों तैरती है? तो बताएं, बर्फ पानी से हल्की होती है, बर्फ पानी से भारी होती है, बर्फ पानी की तुलना में ठंडी होती है, या बर्फ एक तरल रूप है, तरल है, मतलब बर्फ एक तरल रूप है, ये कह सकते हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। जो चीज ऊपर तैरती है ना, उसका मतलब क्या है, वो हल्की है दूसरी से। ठीक है, तो बताइए क्या होगा, पानी से जो बर्फ है वो हल्की है। ठीक है, ये आंसर होगा, और ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सॉल्यूबल इन वाटर? निम्नलिखित में से कौन जो है वो पानी में घुलनशील नहीं है, मतलब इनमें से कौन है जो पानी में नहीं घुल सकता? रेत नहीं घुल सकती, नमक नहीं घुल सकता, चीनी नहीं घुल सकती, या फिर ऑक्सीजन नहीं घुल सकता। तो बहुत ही आसान है इसका, तो सैंड है इसका आंसर, सही, रेत।
आइए तीसरा प्रश्न, Why is sea water unfit for use in factories though it is available in plenty? फैक्ट्रियों में उपयोग करने के लिए समुद्र का पानी अनफिट क्यों है? अब ये पीने के लिए तो अनफिट है क्योंकि इसमें क्या होता है, नमक होता है, पर फैक्ट्रियों के लिए भी ये अनफिट है, ऐसा क्यों? तो बताइए। इट हैज सॉल्ट विच इज डिपॉजिट इन द पाइपलाइंस एंड बॉयलर्स। अच्छा, इसकी हिंदी नहीं है, मैं बता देती हूँ। इसके अंदर नमक होता है जो कि पाइपलाइनों में और बॉयलर्स में जमा हो जाता है, ये है इसकी हिंदी। बी है, इट कंटेन्स बैक्टीरिया, इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया होता है। सी है, इसकी जो खुशबू होती है, इसकी जो स्मेल होती है वो बड़ी गंदी होती है, फाउल होती है। फोर्थ ऑप्शन है, इट इज हैवियर देन टैप वाटर, ये जो टैप का पानी है, जो नलके का पानी है, ये उससे भारी होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है कि इसके अंदर सॉल्ट होता है और वो सॉल्ट फैक्ट्रियों की पाइपलाइनों में और उनके बॉयलरों में फंस सकता है, जिसके कारण जो मशीनें हैं वो खराब हो जाएंगी और काम बीच में रुक जाता है। तो इसीलिए इनको हम फैक्ट्रियों में इस्तेमाल नहीं कर सकते। चलिए, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले विषय के साथ। तब तक खुश रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाकी आंसर जो आपसे 2 पूछे हैं क्वेश्चन, उनका आंसर जरूर दें।